मॉर्निंग प्राइम टाइम में सबसे पहले जो खबर है वो तूफान ताउते के बाद आई तबाही से जुड़ी हुई है, क्योंकि मुंबई के पास जब तूफान आया तो आपको बता दें कि भारतीय नौसेना का बड़ा ऑपरेशन आज चौथे दिन भी जारी है। जिंदगी बचाने की ये जद्दोजहद है। समंदर में बह गए बार्ज P305 से अब तक 188 लोगों को बचाया जा चुका है, जबकि 37 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। कुछ लोग अब भी लापता हैं। नेवी की कई टीम्स ऑपरेशन में लगी हैं। बीती रात भी तेज हवा और बेहद खराब मौसम में तलाशी अभियान चलता रहा। अभी भी 36 लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो 188 लोगों को बचाया जा चुका है, लेकिन उफनते समंदर में ये रेस्क्यू ऑपरेशन भी किन चुनौतीपूर्ण हालात में चलाया जा रहा है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। चौथा दिन है आज इस रेस्क्यू ऑपरेशन का। तूफान के दौरान ये जहाज समंदर में था और ऐसे में बड़ी मुश्किल हुई, जिसमें लोगों की जिंदगियां बचाने की जद्दोजहद चलती रही। 188 लोग बचाए गए हैं इस उफनते समंदर से। क्या उन्होंने कहा, क्या वो मंजर था जब तूफान आ रहा था और समंदर में इतनी ऊंची लहरें थी जो जहाज को भी निगलने को तैयार थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने लगातार इस बात की तस्दीक की है कि ऐसा लग रहा था कि जिंदगी बच नहीं पाएगी, लेकिन नौसेना के जांबाजों ने हार नहीं मानी और इन कठिन हालातों में ये ऑपरेशन चलाया, जिसमें 188 लोगों को बचाया जा चुका है। हालांकि 37 शव भी बरामद हुए हैं, लेकिन ये वो जज्बा है, जब तक कि एक एक जिंदगी को सुरक्षित न कर लिया जाए तब तक इस ऑपरेशन को उसी तेजी के साथ निभाया गया। चोट हम बोट में अभी जैसे चढ़ने के टाइम रेस्क्यू टाइम पे अभी चढ़ने जैसे चढ़ रहे थे, उठा रहे थे, फिर गिर जा रहे, ऐसे ऐसे में चोट लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद वो लोग को। उन लोग के लिए तो आज हम जिंदा है, नहीं तो कोई नहीं बचता। आपके बाकी साथियों की स्थिति के बारे में बता पाएंगे कुछ? अभी वो हमारा जैसा ही स्थिति है सबका। मैं वहाँ पर जहाँ पे प्रोसेस चल रहा था वहीं पर था। हाँ। और वहीं पर वो इतना तेज तूफान था, क्या बोलूं वहाँ पे। आप अपनी जान कैसे बचाए, कैसे कूदे समुद्र में? अब क्या करते, दब्बाज डूब रहा था तब कूदना ही पड़ेगा। 11 घंटे समंदर के पानी में रहा हूँ। इसके बाद में नेवी वालों ने आके मेरे हम लोगों को बचाया है। कैसे बचाया? बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी, बहुत तूफान था, ऊंचे ऊंचे लहरी थे, बहुत ऊंची ऊंची लहरी। तो नेवी ने किस तरीके से बहुत नेवी ने, मैं तो नेवी को सैल्यूट करता हूँ सर। उन्होंने हमारी जान बचाई, बहुत जोखिम में अपना मतलब अपना सब कुछ ये निछावर करके सर उन्होंने हमारी जान बचाई है सर। बहुत परेशानी था सर, बहुत परेशानी। इस समय बहुत ठीक है। उस समय जब पूरा ठीक होने लगा तो हम लोग उधर से कूद गए, सब कोई कूदा तो चोट लगा। बचाव करने के लिए हम लोग इधर उधर भाग रहे थे, भटक रहे थे सर कि कोई बचाओ। हम लोग बचाओ बचाओ का चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ का गुहार लगा रहे थे कि बचाओ हमको, बचाओ हमको। कितने घंटा आपका संघर्ष चला? और फिर सर हम लोग 17 तारीख को शाम को 5 बजे कूदे हैं पानी में और रात में 12 बजे हम लोग को रेस्क्यू किया हमारे नेवी वालों ने। इनका मैं बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद देना चाहता हूँ। कितने लोग थे बाज में आपके साथ जो कूदे थे? 261 लोग थे। कम से कम 10-10, 15-15 मीटर पानी ऊपर जा रहा है, तो आप ही देखो ना। और बारिश ऊपर से बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, तो आप ही लगाओ ना अंदाजा क्या होगा उधर। नेवी उधर हेलीकॉप्टर लेके गई ना, जितने भी आदमी मिले वो उठाए उन्होंने। छोटे ये जहाज से ऊपर कम से कम 60-70 मीटर की ऊंचाई से नीचे कूदे, तो तब मतलब चोटें आई है हमारे को। हम लोग 36 घंटे थे शिप पे। अभी हम लोग को सुबह से चालू हुआ है। बोल रहे थे कल आएगा, बोल लिली वाटर लिली आई थी बचाने के लिए, लेकिन रब ज्यादा होने की वजह से वो हम लोग को रेस्क्यू नहीं कर पाए। हम लोग 36 घंटे थे शिप पे, पानी में शिप में थे। ऐसा तूफान कभी आपने अपने जीवन में कभी भूल पाएंगे? नहीं, मैंने ऐसा कभी देखा नहीं। उम्मीद बिल्कुल नहीं थी हम लोग बच पाएंगे। हमारे लोग को शिप के इंजन रूम में पानी भरना शुरू हो गया था, तो हम लोग रात भर उसको पानी निकाले। तूफान तो आया था संडे को आया ना, संडे को आया शाम को, धीरे धीरे पिकअप पकड़ लिया। ऐसे हमारा बार्ज जो है हैंगिंग कर दिया गया था, लेकिन तूफान के कारण जो है हैंगिंग टूट गया और हम लोग बह गए। कहाँ गए? कितने घंटे पानी में थे? अरे करीब हम लोग पानी में थे सर 12-14 घंटा। हम लोग को उधर ONGC वाले पहले ही बता दिए थे कि इतना टाइम तक आएगा, लेकिन हम लोग का क्या हुआ, बाहर जाने में थोड़ा लेट हो, करीब 30 घंटे तक। आपके और साथी कहाँ हैं? सब आज सब दूसरा भी हो गया है हेलीकॉप्टर लेने उन लोगों को,
उन लोगों को रिसीव कर रहा है। नहीं, यकीन क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि अभी हम लोग जब आपातकालीन घटना में घुस जाएं तो यकीन नहीं है। जब तक सुरक्षित है तब तक कोई बात नहीं है। क्या हुआ था आपके जानने पर? घटना विस्तार के बारे में बताएंगे, क्या हुआ था, कैसे? तो उस वक्त हाई अलर्ट करके मेन डोर बंद कर दिया गया था, अंदर हम लोग सेफ पड़े थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये वो लोग हैं जो मौत के मुंह से बचकर आए हैं, नेवी को शुक्रिया कह रहे हैं, लेकिन उस भयानक मंजर को याद करते हुए आज भी दहशत से भर उठते हैं। हमारे संवाददाता मंजीत नेगी इस वक्त जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। मंजीत, लगातार 4 दिन से ऑपरेशन चल रहा है और जितनी बार नेवी के ऑफिसर से हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि जब तक आखिरी लाइफ के लिए भी हम श्योर नहीं हो जाते तब तक ये ऑपरेशन चलता रहेगा। अभी की तस्वीर क्या है और किस तरह का मौसम अभी वहां पर है? देखिए मीनाक्षी, नौसेना ने अपने 2 बड़ी युद्धपोत INS कोलकाता और INS कोच्चि को इस मिशन में लगाया था। फिलहाल जो लोगों को बचाकर लाया गया है वो INS कोलकाता वापस मुंबई पहुंचा है, जिसमें से लोगों से बात हुई है। और अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक 188 लोगों को जो बचाया गया उसमें से शव भी बरामद किए गए हैं, लेकिन अभी भी 30 से ज्यादा लोग लापता हैं। और उसके लिए नौसेना का जो दूसरा बड़ा युद्धपोत है INS कोच्चि, वो अभी भी वहां पर है और पेट्रोलियम कंपनी ONGC और बाकी जो लोग वहां पर काम कर रहे थे, जो फंसे हुए हैं, उनको बचाने की बात है। हालांकि मौसम बहुत अभी भी खराब है, आज चौथा दिन है, और लेकिन नौसेना का जो बड़ा युद्धपोत INS कोच्चि है, जो पिछले 3 दिनों से वहां पर मौजूद था, वो अभी भी जो राहत और बचाव का काम है उसमें लगा हुआ है। इसके अलावा नौसेना के हेलीकॉप्टर और कोस्ट गार्ड के भी वहां पर छोटे शिप और हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। शुक्रिया मंजीत इस जानकारी के लिए आपका। तो लगातार पूरी जांबाजी के साथ ही ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मुंबई के समंदर के पास जहाज बार्ज से 188 लोगों को सही सलामत निकालने में नौसेना कामयाब रही, जबकि कई ऐसे लोग हैं जो अभी लापता हैं। 30 से ज्यादा इनकी संख्या है, जिसकी जानकारी मंजीत भी दे रहे थे। लेकिन उफनते समंदर के बीच किस तरह से जिंदगी बचाने का ये ऑपरेशन चला, देखिए इस ऑपरेशन की हिम्मत दिखाती ये रिपोर्ट। तूफानी हवाओं के बीच समंदर में लहराते इन जहाजों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि इनमें बैठे लोगों की हालत क्या हो रही होगी, जैसे सामने मौत खड़ी हो। गगनचुंबी समुद्री लहरें जैसे इन जहाजों को अपने आगोश में लेने के लिए बेताब हो रही हों। समंदर की लहरों के बीच जहां मौत लोगों के सामने खड़ी थी, वहीं जिंदगी की आस लेकर पहुंची भारतीय नौसेना। 4 जहाजों में 710 लोगों की जिंदगी बचाने के मिशन में सोमवार से ही जुटी है नौसेना। सबसे पहले हम आपको इन 4 जहाजों के बारे में बताते हैं जो ताउते तूफान में फंस गए और फंस गई 710 लोगों की जिंदगी जो इन जहाजों पर सवार थे। पहला जहाज है बार्ज P305। इस जहाज में 273 लोग सवार थे। दूसरा जहाज बार्ज गॉल कंस्ट्रक्टर है, जिस पर सवार सभी 137 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। छोटा जहाज P305 अरब सागर में डूब गया है। बाकी 3 जहाज समंदर में सुरक्षित हैं। इन्हें और इसमें सवार लोगों को बचाने के लिए भारतीय नौसेना ने पहले 3 और फिर 5 बड़े जहाजों को भेज दिया। नौसेना के अफसर भी मानते हैं कि बहुत मुश्किलों भरा ऑपरेशन है। सेना ने अपने जहाज जो थे उनको यहाँ से एक एक करके सेल करना शुरू कर दिया। यह भी आपको जानकर आपको जानना चाहिए कि अभी आज की अगर हम बात करें तो हमारे कई जहाज जो हैं वो समुद्र सेतु 2 में लगे हुए हैं, जो कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन कंटेनर्स लेकर के आ रहे हैं। सोमवार को चक्रवात की वजह से P305 नाम का जहाज मुंबई हाई के हीरा ऑयल फील्ड्स के तट से दूर चला गया। ताउते तूफान का खतरा बढ़ता देख जहाज में मौजूद चालक सदस्यों ने नौसेना से मदद की गुहार लगाई थी। भारतीय नौसेना तुरंत एक्शन में आ गई। समंदर में फंसे बार्ज P305 में 273 लोग फंसे हुए थे। उनकी जिंदगी बचाने के लिए नेवी ने सबसे पहले INS कोच्चि को मदद के लिए भेजा। INS कोच्चि के बाद INS कोलकाता और INS तलवार को रेस्क्यू ऑपरेशन में उतारा गया। We rendered the best possible assistance that could be done for the barge and a crew. These operations are currently still ongoing. भारतीय नौसेना ने अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए लोगों की जान बचाई। समंदर के बीच जहाजों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। कोच्चि के बाहर इस वक्त मौजूद हैं हम। जिन लोगों को 5 P305 से रेस्क्यू किया गया, वो इंजर्ड लोग और जो लोग थे वो यहाँ पर क्रू देखेंगे आपके यहाँ पर पहुँच रहे हैं और नेवल डॉकयार्ड से उनकी ट्रीटमेंट होगी आगे हॉस्पिटल में जाकर के। एक बड़ा ही रेस्क्यू ऑपरेशन को इंडियन नेवी ने इस वक्त अंजाम दिया है।
जिनकी जान बची उनके लिए तो ये पुनर्जन्म जैसा था। कुछ लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी जान बच गई है। कहाँ पे थे फंसे हुए आप? सर हम लोग ONGC का काम कर रहे थे हम लोग HRD प्लेटफॉर्म पे लाइनमैन पे। कितने घंटों तक आप फंसे हुए थे? हम लोग सर 24 घंटे तक थे। भारतीय नौसेना मोर्चे पर जुटी तो समंदर में फंसे लोगों के मन में जिंदगी की आस जग गई। नौसैनिकों ने देवदूत बनकर अपनी जान दांव पर लगाकर इन लोगों की जिंदगी बचाई, इन्हें नई जिंदगी दी। पंकज उपाध्याय के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। समंदर में ताउते तूफान के बीच दिल्ली और उत्तर भारत के राज्यों में मौसम खराब है। दिल्ली में बीती रात से ही बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया और पूरे शहर में सड़कों पर जगह जगह जल जमाव की स्थिति दिखाई दी। बारिश की वजह से तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री तक जा पहुंचा। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी दिल्ली में बारिश का अलर्ट है। दिल्ली में बारिश की तस्वीर आपको दिखाई दी तो एनसीआर के इलाके गाजियाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, यहां भी प्रभाव रहा। उत्तर भारत के कई और शहर थे जहां पर मौसम बदला और जगह जगह बारिश रिपोर्ट हुई। कई जगहों पर बरसात से मौसम में, मई के मौसम में जिस तरह से बरसात हुई है, ये अपने आप में एक अलग तरह की तस्वीर। पिछले 45 साल का रिकॉर्ड देश की राजधानी में टूटा है। 24 मई 1976 का ये पिछला रिकॉर्ड था जब इतनी बारिश दिल्ली में दर्ज हुई। 60 मिलीमीटर बारिश जब दर्ज हुई। लेकिन नया रिकॉर्ड देखिए बीते दिन बना, यानी 19 मई 2021 को, जब 94 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है देश की राजधानी में। 45 साल का यह रिकॉर्ड टूटा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मई का महीना जो भीषण गर्मी का महीना उत्तर भारत में रहता है, ऐसे में बारिश की वजह से तापमान में भी जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, केरल, कर्नाटक, इन सभी राज्यों में असर आज भी रहेगा। मौसम में ये तब्दीलियां दिखाई देंगी। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अब कोरोना के केसेस का। देश में कोरोना के आंकड़े 2,76,000 नए केसेस जो है वो सामने आए हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि नए केसेस से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं जो स्वस्थ होकर अपने घरों को लौटे हैं। तो ये जरूर जो आंकड़ा है ये एक उम्मीद की किरण दिखाता है कि पहले से हालात कुछ बेहतर जरूर हो रहे हैं। कल 24 घंटे में 3,69,077 लोग कोरोना से ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। कोरोना से कल 3,874 लोगों की मौत हुई, लेकिन ये उससे एक दिन पहले के आंकड़े से कम है जब 4500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। हालांकि इस बीच लगातार आम जनता की तरफ से शिकायत ये भी आती है कि आंकड़े उस तरह से सामने नहीं आ रहे हैं। कई ऐसे मौत के आंकड़े हैं जो दर्ज नहीं हो रहे हैं। देश में अभी भी 31 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से जूझ रहे हैं। कोरोना के मामलों और तीसरी वेव को लेकर जो आशंका है, ब्लैक फंगस को लेकर लोगों के जहन में कई तरह के सवाल हैं। इन तमाम बातों पर आईसीएमआर के पूर्व वैज्ञानिक रमन गंगाखेड़कर क्या कहते हैं, खास बातचीत की मुंबई से हमारे सहयोगी साहिल जोशी ने। सेकेंड वेव की शुरुआत जो हुई थी वो भी महाराष्ट्र में हुई थी, अमरावती से, और तब इसके बारे में काफी चर्चा भी हुई थी। हम अब देख रहे हैं कि अमरावती में दोबारा केसेस बढ़ना शुरू हो गया है। एक एम शेप कर्व वहां पर दिखाई दे रहा है। ये थर्ड वेव की शुरुआत हम माने या फिलहाल जो लॉकडाउन है उसमें कुछ गलतियां हुई है, उसके वजह से अमरावती में स्पेसिफिकली इस सेकेंड वेव का एक दूसरा हिस्सा हमको दिखाई दे रहा है। क्या हम लेकर चले जो अमरावती में ट्रेंड फिलहाल दिखाई दे रहा है और जहां से सेकेंड वेव की शुरुआत हुई थी? मैं एक चीज आपको बोलूंगा, थर्ड वेव है करके बोलना ये थोड़ा प्रीमेच्योर रहेगा। हम ये बता पाए कि इस नया विषाणु आ चुका है जिसको ज्यादा और अलग किस्म के म्यूटेशंस है, जिसकी वजह से वो और तेजी से बढ़ रहा है। नहीं तो तीसरी बात ये बता पाए कि क्या ये लोगों में कोविड एप्रोप्रिएट और लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है। अभी तो चारों तरफ लॉकडाउन लगा हुआ है महाराष्ट्र में। तो हमको ऐसे समझना कि ये थर्ड वेव है, ये कितना सिग्निफिकेंट इंक्रीज है इसके ऊपर हमने देखना चाहिए। सिर्फ वो नजर से अगर देखे ग्राफ की तरफ तो उससे ज्यादा इंटरप्रेट करना है, यानी ये दोनों दो पीक दिख रहे हैं, ये इतना बराबर नहीं रहेगा ऐसे मुझे लगता है। उसको
सही ढंग से मॉडलिंग करके देखना चाहिए। मैं एक और इम्पोर्टेंट बात पर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले ये क्लैरिटी काफी जरूरी है कि बार बार ये बात आ रही है कि थर्ड वेव आएगी तो बच्चों को अफेक्ट करेगी। जो नया स्ट्रेन है, क्या वो बच्चों पर ज्यादा असरदार होगा? फर्स्ट वेव में हमने देखा कि बच्चे पूरी तरीके से उससे दूर थे, ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ था। लॉकडाउन का भी कारण हो सकता है, लेकिन नया स्ट्रेन बच्चों में ज्यादा अफेक्ट कर सकता है क्या? ये बात बार बार निकलकर सामने आ रही है। देखिए, जो कोई भी नया स्ट्रेन आता है वो सबसे पहले किसको इन्फेक्ट करेगा? जो वल्नरेबल है। अब वल्नरेबल पॉपुलेशन यानी क्या? या तो उसको नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका होगा तो वो वल्नरेबिलिटी कम होती है। दूसरी बात, आप जब इस हालत में जब पहुंचते हैं तो आपको एक पता रहता है कि बच्चों में वल्नरेबिलिटी। कोरोना से मौत के मातम के बीच एक काली आफत गला घोंटने पर तुली है। ब्लैक फंगस ने कई राज्यों में असर दिखाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र और राजस्थान ने तो इसे महामारी घोषित कर दिया। दिल्ली, यूपी तक ब्लैक फंगस आफत बनकर कहर ढा रहा है। कोरोना वायरस से अभी जंग चल ही रही थी कि ब्लैक फंगस नाम की एक नई आफत आन पड़ी है। जी हां, ब्लैक फंगस। कोरोना को मात दे चुके तमाम लोग ब्लैक फंगस के शिकार हो गए हैं। देश के तमाम राज्यों में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ब्लैक फंगस किस तरह पूरे देश में फैल रहा है, इसका अंदाजा आपको इन आंकड़ों से मिल सकता है। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। राज्य में ब्लैक फंगस के 2000 से ज्यादा मामले पाए गए हैं। हरियाणा में ब्लैक फंगस के 177 मरीज मिले हैं। गुजरात में ब्लैक फंगस के 900 से ज्यादा केस सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के 281 केस पाए गए। उत्तराखंड में 23 लोगों को ब्लैक फंगस का संक्रमण हुआ। राजस्थान में भी ब्लैक फंगस के 100 से ज्यादा केस सामने आए। ब्लैक फंगस जानलेवा साबित हो रहा है। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस की चपेट में आकर 90 लोगों ने दम तोड़ दिया। राज्य में ब्लैक फंगस की तेज रफ्तार को देखते हुए सरकार ने केंद्र से ब्लैक फंगस की दवाओं की खेप जल्द से जल्द पहुंचाने की मांग की। जो इंजेक्शन है, जो सबसे महंगा है और सबसे ज्यादा खर्चा वाला काम होता है, वो एम्फोटेरेसिन बी, ये इंजेक्शंस पूरा परचेस करके महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना के हॉस्पिटल्स को दिया जाएगा और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को भी दिया जाएगा। मांग इतनी ही है कि 1500 के करीब महाराष्ट्र में संख्या है और अगर एक व्यक्ति को, एक पेशेंट को अगर 100 इंजेक्शंस पकड़े जाए तो करीबन 1.5 लाख इंजेक्शंस तो आराम से इसको लगते हैं। कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस नया खतरा बनकर सामने आया है। ब्लैक फंगस के तेजी से पांव पसारने की वजह से तमाम राज्य चौकन्ने हो गए। राजस्थान और हरियाणा सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। हरियाणा सरकार ने तो बाकायदा इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस के लिए 20-20 बेड के वार्ड तैयार किए हैं। सभी मेडिकल कॉलेजेस में 20-20 बेड के वार्ड तैयार कर दिए गए हैं और सभी अस्पतालों को कहा गया है, सिविल अस्पतालों को, कि अगर उनके पास कोई ब्लैक फंगस का केस आए तो ये बेहतर है कि उसको वो मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दें। राजधानी दिल्ली में भी ब्लैक फंगस के तमाम मामले सामने आए हैं। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा 40 केस सामने आए हैं। मैक्स अस्पताल में 25 केस, एम्स में करीब 20 केस और मूलचंद अस्पताल में ब्लैक फंगस का 1 केस आया है। We have got 48 patients of mucormycosis admitted at Sir Gangaram Hospital and 16 patients are waiting for hospitalization. A group of eye ENT surgeons are looking after this patient and are being supported by a dedicated microbiologist. Thank you. उत्तर प्रदेश और खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस तेजी से पांव पसार रहा है। मेरठ में ब्लैक फंगस के 42 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं, जबकि 3 लोगों ने ब्लैक फंगस से दम तोड़ दिया है। यहाँ पे अलग अड़ोस पड़ोस के जो जिले हैं वहाँ से पेशेंट रेफर होकर आए हुए हैं। जैसे मुरादाबाद से भी हैं पेशेंट, बड़ौत से हैं,
मुजफ्फरनगर से हैं, सहारनपुर से हैं, तो कुल मिला के हमें मरीजों की संख्या 42 है। ब्लैक फंगस की बीमारी कोरोना संक्रमितों के लिए दोहरी आफत बनकर आई है। कोरोना से ठीक हुए डायबिटीज के मरीजों में संक्रमण ज्यादा हो रहा है। ब्लैक फंगस से आंखों की रोशनी तक जाने का खतरा है। जयपुर से शरद कुमार के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। तो लोगों की परेशानी आपने देखी, लेकिन कोविड काल का जो ये दूसरी लहर का समय रहा, इसमें एक सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जब जब जीवन रक्षक दवाओं के लिए लोगों ने ढूंढने की उन्हें कोशिश की तो वो दवाएं बाजार से गायब हो गई और लोग दर दर भटकते रहे। और ऐसा ही एक बार फिर ब्लैक फंगस के केस में भी सामने आ रहा है, क्योंकि जिन इंजेक्शंस का लोग पता कर रहे हैं जान बचाने के लिए, वो किसी बाजार में उपलब्ध नहीं है। पैसे लोगों के पास हैं लेकिन भटक रहे हैं और कहीं से समाधान नहीं मिल रहा। ये दक्ष ताम्रकार हैं। 13 मई को इनकी मां को ब्लैक फंगस डिटेक्ट हुआ। उनका भोपाल के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने इलाज के लिए कम से कम 20 एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन की जरूरत बताई है। तभी से दक्ष इंजेक्शन के लिए भोपाल से लेकर इंदौर और ग्वालियर तक भाग दौड़ कर चुके हैं, लेकिन इंजेक्शन नहीं मिल पाया है। मुझे डॉक्टर ने बोला है कि आपको कम से कम 20 से 30 इंजेक्शन लगेंगे और इंजेक्शन की कीमत भी 8,000 रुपए है, कोई कम कीमत नहीं है। तो उसको ढूंढते ढूंढते सर मैं तो परेशान हो गया हूँ। अब उसकी कोई समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, मिल ही नहीं रहा है। पूरे भोपाल में ढूंढ लिया, इंदौर में तक पता कर लिया, ग्वालियर में पता कर लिया, पर कोई अवेलेबिलिटी के बारे में कोई जानकारी ही नहीं मिल रही है इसकी। कुछ यही हाल प्रमोद का भी है, जो ब्लैक फंगस से पीड़ित अपने पिता के लिए एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन तलाश रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक नाकामयाबी ही हाथ लगी है। फादर एडमिट है श्री राम कन्हई, एंड उनको भी यही प्रॉब्लम है। उनको सर्जरी हो गई है, लेकिन उनको पिछले 3-4 दिन से इंजेक्शन मिल ही नहीं रहा है। बाहर सारी शॉप्स में, दवा बाजार, हर जगह पता कर लिया, मिल ही नहीं रहा है, कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश में अब तक ब्लैक फंगस के करीब 300 मरीज मिल चुके हैं। इनमें से ज्यादातर का इलाज इंदौर और भोपाल के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है, लेकिन इलाज में इस्तेमाल होने वाली एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन की कमी से मरीजों की जान बचना मुश्किल हो रहा है। ये सुनिश्चित कराया कि मध्य प्रदेश में ये इंजेक्शन आ सके। हमारे पास 2 कंसाइनमेंट आए भी हैं। मेडिकल कॉलेज में हमने उपलब्ध करा दिया, और जो प्राइवेट सेक्टर में जिन चुनिंदा संस्थानों में इसका इलाज हो रहा है, क्योंकि हर जगह इलाज नहीं होता, इसमें कहीं ना कहीं सर्जिकल इंटरवेंशन की भी जरूरत पड़ती है। तो ऐसे प्राइवेट संस्थान जहां पर इसका इलाज चल रहा है, उसमें भी ये इंजेक्शन मिल सके, इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राजस्थान में भी ब्लैक फंगस के करीब 1000 मरीजों का इलाज अस्पतालों में चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से अपने पिता को हुई ब्लैक फंगस बीमारी का इलाज करवाने जयपुर आए गौरव जगह जगह ब्लैक फंगस का इंजेक्शन खोज चुके हैं, मगर मिली है तो सिर्फ निराशा। यहाँ पर मैं 9 तारीख को अपने फादर को एडमिट किया, 10 तारीख को उनकी सर्जरी हुई। सर के द्वारा लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन को रिकमेंड किया गया, जो लाइफ सेविंग है। उस इंजेक्शन को हमने हर स्टेट में, हर शहर में ढूंढा, इवन ब्लैक में भी, सच ये है ब्लैक में भी खरीदने की कोशिश की गई। एक सिंगल इंजेक्शन की डोज हमें प्राप्त नहीं हुई है अभी तक। जयपुर के ईएनटी अस्पताल में पिछले 5 दिनों से ब्लैक फंगस के किसी मरीज को एक भी इंजेक्शन नसीब नहीं हुआ है, जबकि एक मरीज को 40 से 60 इंजेक्शन तक चाहिए होते हैं। इंजेक्शन का हम हर स्टेट में, हर डीलर से, हर अधिकारी से हम इसकी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सबकी तरफ से हमें सांत्वना मिल रही है कि ये जल्दी आएगा, बट ये लाइफ सेव करने के लिए इंजेक्शन मरीजों के लिए बहुत ज़रूरी है। करीबन हमें 800 से 900 इंजेक्शन रोज़ की रिक्वायरमेंट है इसकी, क्योंकि हमारे पास 100 लोगों का हमें 6 से 8 इंजेक्शन रोज़ देने पड़ रहे हैं, बट अभी एक भी इंजेक्शन हमें कहीं से भी नहीं मिल पा रहा है। राजस्थान में रोजाना 50 से ज्यादा मरीज ब्लैक फंगस के आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार ने इस बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की सप्लाई पर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। भारत सरकार ने इस औषधि को भी अपने नियंत्रण में ले लिया है और वही राज्यों को बंटवारा कर रही है। राजस्थान को उन्होंने 700 वाइल दिए हैं। अब 700 वाइल तो 10-12 मरीजों में ही काम आ जाएंगे। तो मैंने भारत सरकार के चिकित्सा मंत्री जी से चिट्ठी लिखी। हमने कहा कम से कम हमको 50,000 वाइल आप दीजिए, ताकि जो प्रदेश में इस बीमारी से ग्रसित
व्यक्ति हैं हम उनका इलाज कर सकते हैं। हमने सारे ही स्टेट्स के साथ इस खराब बीमारी की चर्चा करी। हमने कई तरीकों से डॉक्टर्स को अवगत कराया और जानकारी दूर दूर तक पहुंचाने की कोशिश करी। एम्फोटेरेसिन बी की अवेलेबिलिटी पे खूब पुश है और अभी तक इतना नंबर नहीं है, लेकिन इसको आगे नहीं बढ़ना है। हम इसको वी कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। उत्तर प्रदेश में भी रोजाना 10 से ज्यादा ब्लैक फंगस के केस दर्ज हो रहे हैं। राजधानी लखनऊ के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि मरीजों की जान बचाने के लिए इंजेक्शन मिलना नामुमकिन हो चुका है। मेडिकल स्टोर्स पर ब्लैक फंगस से जान बचाने वाला इंजेक्शन आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। जनरल मेडिकल स्टोरों में ये नहीं मिलता है और इस समय उसकी शॉर्टेज इस वजह से भी हुई है क्योंकि अभी जो माल जिसके पास था वो एक्सपायरी उसकी बहुत नजदीक थी, वो एक्सपायरी वापस गई है। कंपनी से नया माल आने में थोड़ा समय लग रहा है और उसी पीरियड में इत्तेफाक से ये ब्लैक फंगस का जो वो आया, उस वजह से ये दिक्कत महसूस हुई। और जब अब वो कंपनियों में स्टॉक आएगा वो मार्केट में आ जाएगा। मार्केट में उसके स्टॉकिस्ट भी कम लोग हैं, तो जिन जिन स्टॉकिस्टों के पास अब माल आएगा तब इसकी अवेलेबिलिटी पूर्ण रूप से सुनिश्चित हो जाएगी। कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर और आइवरमेक्टिन जैसी दवाओं के बाद अब ब्लैक फंगस से जान बचाने वाले इंजेक्शन की कमी और कालाबाजारी मरीजों की जान पर भारी पड़ रही है और ये किसी एक राज्य की समस्या नहीं है। तौर पर एक ही जवाब है जो सभी दुकानों से हमें मिल रही है, वो यही जवाब मिल रहा है, स्टॉक में नहीं है, अभी हफ्ते भर आने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में जब दवाइयों की जरूरत है, क्योंकि कोविड के बाद एंटी फंगल दवाई इसलिए महत्वपूर्ण हो गई है कि ब्लैक फंगस की बीमारी जो कि आंखों पर, दिमाग पर, इन सब का असर करती है, उसमें इसकी जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पर नहीं है मुहैया, नहीं है मौजूद। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ कुमार कुणाल, एम्स आज तक। ब्लैक फंगस के नाम में ही खतरे और डर की तस्वीर दिखाई देती है। कोरोना से संक्रमित और तुरंत ठीक हुए मरीज सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस के निशाने पर हैं। क्या है इसके लक्षण, क्या सावधानी आपको बरतने की जरूरत है, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। अब तक कोरोना वायरस से लड़ रहे थे, क्या ब्लैक फंगस ने भी शिकार बनाना शुरू कर दिया। एक और जानलेवा बीमारी मरीजों को शिकंजे में ले रही है। कोरोना से बचकर निकले लोगों में एक नए तरह का संक्रमण फैल रहा है। डॉक्टर इसे म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। साधारण भाषा में समझें तो इसे ब्लैक फंगस से फैला इन्फेक्शन कहा जा रहा है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि इस बीमारी के लक्षण क्या है। ब्लैक फंगस के शिकार मरीजों की आंख, गाल और नाक के नीचे लाल धब्बा हो सकता है, नाक बंद हो जाना, नाक से खून या काला तरल पदार्थ निकलना, आंखों में सूजन और शरीर में दर्द, मरीज के नाक के आसपास काले धब्बे, धुंधला दिखना, दांतों में दर्द, सीने में दर्द की शिकायत हो सकती है। अगर किसी को यह तकलीफ हो रही है तो बिल्कुल नजरअंदाज ना करें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। सबसे हैरान करने वाली बात यह भी है कि नौजवानों में भी म्यूकरमाइकोसिस संक्रमण काफी पाया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस तरह के लक्षण जैसे नाक का बंद होना, एक तरफ आंख में दर्द होना, तालू का, दांतों का टूटना, तालू का काला होना, इस चीज पे बहुत ध्यान दें विशेष और अपने डॉक्टर को दिखाएं। अब सवाल उठता है कि कोरोना से ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस का हमला ज्यादा घातक क्यों है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि कोरोना से ठीक हुए मरीजों में इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ जाती है। इसका फायदा उठाकर ब्लैक फंगस शरीर को शिकार बना लेता है। डॉक्टरों का यह भी कहना है कि कोविड-19 के गंभीर मरीजों को बचाने के लिए स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल से यह संक्रमण फैल रहा है। इसके अलावा ब्लैक फंगस साइनस, दिमाग और फेफड़ों को प्रभावित करती है और डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहद गंभीर समस्या खड़ी कर सकती है। एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि मरीजों में कोविड-19 ठीक होने के 12 से 15 दिनों के बाद ही म्यूकरमाइकोसिस संक्रमण फैल सकता है। इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। Patients who are in the elderly age groups, middle to elderly age groups, and who have been suffering from diabetes, they are basically immunosuppressed. The immunity level of these patients is quite low, and when they get infection with the corona,
the immunity further goes down. And because of the treatment with multiple immunomodulators as well as high doses of steroids, what happens is that these patients are on a very high chances of getting fungal infection. इस बीमारी का फैलना कोरोना महामारी के बीच एक बुरे सपने जैसा है। जरूरी बात यह है कि म्यूकरमाइकोसिस संक्रमण से बचने के लिए कोरोना के इलाज के दौरान मरीजों को स्टेरॉइड्स की सही मात्रा दी जाए। और आपको अगर फेस पे या स्किन पे या नाक की टिप पे एनेस्थीसिया, जैसे आपको छूने से पता नहीं चल रहा कि वो टच हो रहा, तो हो सकता है ये फंगस म्यूकरमाइकोसिस हो, और इसको आप जल्दी से जल्दी दिखवाएं ताकि इसका इलाज अगर टाइमली हो जाता तो आपको बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट होने के चांसेस। सबसे पहले तो बीमारी से बचने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी संक्रमित हो गए तो सही इलाज बिना देर के शुरू करना चाहिए। आईसीएमआर के मुताबिक ब्लैक फंगस के शिकार लोगों को सबसे पहले अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। डायबिटीज को काबू में रखना इस बीमारी से बचाव का सबसे बड़ा उपाय हो सकता है। एहतियात के तौर पर कोविड-19 से ठीक होने के बाद ब्लड शुगर लेवल को लगातार चेक करना चाहिए और स्टेरॉइड का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह पर ही करें। दिल्ली से स्नेहा मोरडानी और मिलन शर्मा और अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।